નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, બધાને જય શ્રી ગણેશ. હું ગોળકિયા પ્રવીણભાઈ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે ધોરણ 7 હિન્દી સેમેસ્ટર 2 અને इकाई नंबर 3 એટલે કે सच्चा हीरा जो कहानी बताई है इसका अभ्यास और स्वाध्याय का प्रश्न के बारे में देखेंगे। उसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? इसका उत्तर है, चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाई ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? इसका उत्तर है, मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें खरीद लाता हूँ। इन चीज़ों में शाक, सब्जी, दवाई, फल तथा अन्य वस्तुएं होती है। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक काम में अपना माता पिता की मदद करता हूँ। दूसरा प्रश्न है, तीसरा, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? इसका उत्तर है, आदमी में ज्ञान गुण होना जरूरी बात है। उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वो व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतारकर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। स्वाध्याय अभ्यास का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के बाद तुरंत आने वाला शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। इसमें पहला है बपोती, तो इस तरह उसका उत्तर हम देखेंगे तो इसका उत्तर है बप्पा और पिता। दूसरा शब्द है, इसका अर्थ है व्यथातुर और पीड़ित। तीसरा है नियतेंद्रिय और जितेंद्रिय। चौथा है प्रतिभाग और उत्पादन कर। पांचवा शब्द का अर्थ है शौल्क, शुल्क संबंधी। छठा है रुचि यानी कि मनचाहा। बांटा, तो इसका अर्थ है हिस्सा। क्षमालु, क्षमा करने वाला। उद्यानिकी, बाग बगीचे चलाने का, लगाने का काम। 10वां है अमनस्क, इसका अर्थ है अनमना। तो इस तरह इसका अर्थ हमने देखा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाइए। यहाँ एक कहानी बताई है, उस कहानी को आपको लिखना है। कुछ मुद्दे बताए गए हैं, राजा का बीमार पड़ना, उसके बाद वेद की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना। इस तरह इस मुद्दों के आधार पर हमें कहानी लिखनी है। छात्रों, मैंने यहाँ इस कहानी का शीर्षक और अर्थ और कहानी लिखकर आपके सामने रखी है। मैं पढ़ूँगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए। उसके बाद जो लिखना है, पढ़ना है, वो आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके बाद आगे जा सकते हैं। इस कहानी पूरी तरह बताई गई है और अंत में उसकी सीख क्या है वो भी बताई है, तो एक बार फिर से उसको पढ़ लेना। और उसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। तो आपके अभ्यास में एक अपूर्ण कहानी बताई है। पुराने ज़माने की बात है, कनकपुर देश में दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। ऐसा करके एक अपूर्ण कहानी बताई है।
इस कहानी का उत्तर भी हमने यहाँ दिया है। उसने कहा था मैं इसे कौन सी बड़ी बात है, वहाँ यहाँ से इस उत्तर चालू होता है। आप भी वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक लेना, पढ़ लेना, उसके बाद आगे चलना। मैं पढ़ने लगूँगा तो आपको ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप पढ़ लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। और उसके बाद है 5वां, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। यहाँ भी इस कहानी का ही प्रश्न है। तो एक कहानी यहाँ बताई गई है, आपके पाठ्यपुस्तक में अभ्यास में भी है। तो इस कहानी का क्या कहना चाहती है, उसका सारांश क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वह हमको लिखना है। वह भी हमने इस उत्तर के माध्यम से यहाँ बताया है। सारांश, एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जो ही उसके मुंह पर धूप आने लगी, वह राजहंस से अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में सोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि उसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने की कौवे की युक्ति धरी रह गई। तो इस तरह इसका सारांश बनता है। तो अभ्यास के बाद उसका स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। सच्चा हीरा का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? इसका उत्तर है, पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। दूसरा प्रश्न है, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो इसका आंसर है, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली है। वह बड़े बड़े बहादुर को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया। तीसरा प्रश्न, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? इसका उत्तर है, तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। चौथा प्रश्न, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो इसका उत्तर देखेंगे। चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित उक्ति में कौन किसे कहता है वो लिखना है। तो उसमें यही सच्चा हीरा है, तो वो एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। दूसरा है, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री अन्य स्त्री से कहती है, देखो यही मेरी गोद का हीरा। तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, और अंत में है, देखो यह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। तो इसका दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। उसके बाद है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। तो यहाँ उसके वाक्य को आपको पढ़ना है, तो वो भी आप वाक्य को पढ़ लेना। उसके बाद है, वाक्यों में वर्तमान काल की जानकारी देने वाला शब्द बताइए। तो इसमें पहला में है दिया, दूसरे में जाता हूँ, तीसरा में खेल रहे हैं, जा रहा है। मैंने यहाँ अंडरलाइन करके बताया है, वो वर्तमान कालवाचक शब्द है। उसके बाद है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। ऐसा करके को बताया है। तो आपके साझे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो सिर्फ आपको पढ़ना है।
उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। मैंने यहाँ कुछ शब्दों को रेखांकित बताया है। पहला में दिए, पढ़ रहे थे, गुजरात में है, दूंगा, या ऐसे करके मैंने रेखांकित शब्द बताए हैं, वो आपको भूतकालवाचक शब्द है। उसके बाद फिर से निम्नलिखित वाक्य को पढ़ना है और उसके बाद है भविष्यकाल की जानकारी देने वाले। तो आप देख सकते हैं मैंने रेखांकित किया गया है यानी कि अंडरलाइन किया है, वह सभी भविष्यकालवाचक शब्द बताए हैं। और उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में जिस काल का पता चलता हो उनके सामने उस काल का नाम लिखिए। तो इसमें वाक्य पढ़ना है, उस वाक्य को देखकर उस काल का नाम लिखना है। उसमें पहला है रोशनी ने कहानी सुनाई, तो वो भूतकालवाचक वाक्य है। दूसरा है हम परसों घूमने जाएंगे, वो भविष्यकाल। तीसरा है पिताजी के जूते खो गए, वो है भूतकाल। चौथा है मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, वो वर्तमान काल का है। और पांचवा है अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वो वर्तमान काल का। मैं किताबें खरीदूंगी, वो भविष्यकाल का है। सातवां है बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेंगी, वो भी भविष्यकाल का। आठवां है हरी रहीम से बात कर रहा था, वो भूतकालवाचक है। और मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, वो भी भूतकालवाचक। तो इस शब्दों में ये बताया है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में उदाहरण अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल का एक एक वाक्य बनाइए। जो हमने यहाँ देखा इस तरह इस स्वाध्याय में कुछ शब्द दिए गए, उसका उत्तर आपको बनाना है। तो इस तरह छात्रों हमने सच्चाईरा कहानी जो हमारे अभ्यासक्रम में कक्षा 7 में बताई है दूसरे सेमेस्टर में, इसका स्वाध्याय और अभ्यास का उत्तर देने का पूरा प्रयत्न किया है। आप सभी को जो चैनल अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को फिर से मैं पूरे दिल से कहता हूँ जय श्री गणेश, खुश रहो।